Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 30th of November 2020, Monday. Inspiration of the day is sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Tatas may hold over 76% stake in AirAsia India. So now Tata Sons has started planning to gradually raise its stake into AirAsia India to more than 76% by the end of financial year 21 as the people aware of the development have said this. काफ़ी लंबे समय से ये इशू चलता आ रहा है टाटा सन्स और जो मलेशिया का फ्लैगशिप बजट कैरियर है दैट इज़ एयर एशिया बरहात उसके बीच का जो जॉइंट वेंचर है इंडिया में दैट इज़ एयर एशिया इंडिया तो उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से इशू चल रहा है क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में एविएशन सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर and because of that AirAsia India is actually facing the critical financial distress situation and even it is not able to meet up its expenses. If we go through the financial performance of AirAsia India, that we can easily see that AirAsia India has never made a profit since its inception. Even in the financial year of 2019, the loss was as much as high as 670 crore. And once the COVID hit the aviation sector, the Malaysia-based Air Asia Bharat has started finding it difficult to manage its Indian joint venture at the same time managing its other SBUs in Malaysia. That is why AirAsia Bharat has planned to sell out its stake into AirAsia India. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि टाटा ने सबसे पहले अप्रोच किया इस मलेशियन कंपनी को कि अगर वो अपने स्टेक सेल करना चाहती है एयर एशिया में तो इट इज़ बेटर दैट स्टेक शुड बी सेल टू टाटा सन्स ओनली बिकॉज टाटा सन्स डू नॉट वांट एनी अदर कंपनी और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द इन्वेस्टर्स टू interfere into AirAsia India. And Tata Sons also holds the right of first refusal being the majority stakeholder into AirAsia India. तो बहुत टाइम से टाटा सन्स और मलेशियाज फ्लैगशिप बजट कैरियर दैट इज़ एयर एशिया बरहात के बीच में इस पर्टिकुलर इंडियन जॉइंट वेंचर को लेकर के नेगोशिएशन चल रहा था. अब जो न्यूज़ निकल कर आ रही है जो पीपल अवेयर हैं डेवलपमेंट जो इंटरनल इंडिविजुअल्स हैं दे आर एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग दैट टाटा सन्स इज नाउ प्लानिंग टू ग्रेजुअली रेज इट्स स्टेक इनटू एयर एशिया दैट इज़ मोर देन 76%. तो अगर हम करंट स्टेक होल्डर पैटर्न की बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49% जो स्टेक है दैट इज़ एक्चुअली होल्ड बाय एयर एशिया बरहात एंड 51% शेयर होल्डर इज़ टाटा सन्स. हालांकि एयर एशिया बरहात जो कंपनी है दैट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू सेल इट्स 100% स्टेक बट फॉर अ टाइम बीइंग एयर एशिया बरहात विल बी द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर इनटू एयर एशिया इंडिया. अभी एग्जैक्टली 100% जो शेयर्स हैं वो एयर एशिया बरहात नहीं सेल करेगी टाटा सन्स को कुछ शेयर सेल करेगी. हालांकि कितना करेगी कितना नहीं करेगी कितना होल्ड करेगी अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है बट एक्सपर्ट्स और द पीपल अवेयर अबाउट द न्यूज़ आर सेइंग दैट एयर एशिया बरहात विल कंटिन्यू टू होल्ड द माइनॉरिटी स्टेक एंड टाटा में इंक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग मोर देन 76%. एंड इवन जो ब्रांड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट था बिटवीन एयर एशिया मलेशिया से टाटा सन्स का वो भी मार्च 31, 2021 को एंड हो रहा है. तो जो नेम है इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर का एयर एशिया इंडिया ये भी चेंज होगा. जो दो नाम बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट किए जा रहे हैं उसमें से है या तो टाटा एयरलाइंस और टाटा एक्सप्रेस. इन्हीं दोनों में से कोई दो नाम जो हैं वो टाटा सन्स पिकअप कर सकते हैं फॉर newly structured company. And it is even more likely that if Tata successfully acquire the Air India, the conglomerate is likely to integrate Air Asia with Air India's low-cost subsidiary that is Air India Express. हालांकि all these are just speculation. Air India को acquire करती है कि टाटा की नहीं Air Asia में कितना परसेंटेज स्टेक होता है ये सब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है बट अभी करंटली इट इज़ श्योर दैट एयर एशिया बरहात इज गोइंग टू सेल इट्स स्टेक टू टाटा सन्स
most probably the airline will have its own website from the February, and the company will rename as Tata Airline or Tata Express. अब देख लेते हैं article number 2 given on page number 1. NBFC is planning to seek CRR SLR breather. If you have remember, we have already discussed the few recommendations of Reserve Bank's internal working group recommendations on participation of corporate houses into Indian banking industry or in banking services. So the proposal from an internal working groups of Reserve Bank of India to permit corporate entry into banking, permit promoters to hold on to a higher stake, and even allow large NBFCs to convert into banks, all could have major implication for a wide range of entities. तो अभी तक हमने जिस पर्टिकुलर मेजर रिकमेंडेशन पर डिस्कशन किया था वो था परमिट कॉर्पोरेट एंट्रीज इनटू बैंकिंग. आज की न्यूज़ NBFCs के बारे में जिसमें बेसिकली इंटरनल वर्किंग कमेटी ने और इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अलाउ किया है लार्ज NBFCs को कि अगर 50,000 करोड़ से ज़्यादा का असेट साइज है NBFCs का तो उनको बैंक्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शंस RBI सोच सकती है. तो इसी पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को लेकर के कुछ NBFCs जो है वो अपने इंटरनल कंसल्टेशंस के बाद दे आर एक्चुअली मेकिंग द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन टू बैंकिंग रेगुलेटर इन ऑर्डर टू गेट रिलैक्सेशन ऑन CRR और एंड SLR. तो ऐसी NBFCs जो कि इस एस्पिरेशन को रखती हैं कि उनको फुल फ्लैश बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ NBFCs ने मिलकर के एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन किया है RBI के सामने कि अगर वो बैंक्स में कन्वर्ट करी जाती हैं या अगर उनके पास चांस होता है बैंक में अपने आप को कन्वर्ट करने का या प्रपोजल सबमिट करती हैं अपने आप को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो उनको CRR और SLR पे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए या उनका CRR और SLR बैंक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो, जिससे कि वो ईजिली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज में या फुल फ्लैश बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट हो सके. तो लीडिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFCs, जिनको हम शेडो बैंकिंग भी कहते हैं, have got cracking on their banking pursuit a week after Reserve Bank of India's internal working group committee suggested that those with the asset size of 50,000 crore or more may be considered for changing their business into full-fledged banking companies. तो इसको लेकर NBFC का ये कहना है कि अगर उन्हें CRR और SLR पे कुछ छूट मिलती है, कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, तो it would be easy for NBFCs to conserve the cash for the smooth functioning as a bank. कि उन पे अगर CRR SLR जो एज पर बैंकिंग लॉ है या जो बैंक्स पर जनरली लगता है फुल फ्लेज बैंक्स पर, अगर उतना लगाया जाएगा तो उन पे एक फ्रेश लायबिलिटी इम्पोज करेगा NBFCs पर. तो अगर वो बैंक्स में कन्वर्ट होती हैं तो हो सकता है उनको कैश क्रंच या लिक्विडिटी क्रंच की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रपोर्शन ऑफ CRR और SLR ऑन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़. NBFCs का ये कहना है कि जो बैंक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत टाइम से, जो फुल फ्लैश्ड बैंक हैं वो बहुत टाइम से बैंकिंग कर रहे हैं, तो दे हैव द सफिशिएंट कैपिटल, दे हैव द सफिशिएंट कैश. NBFCs जो कि अभी रिसेंटली कन्वर्ट होना चाहती हैं बैंक्स में, तो उनको इनिशियली सपोर्ट करना चाहिए रेगुलेटर्स को बाय डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ CRR और SLR on their net demand and time liability, and once they are fully operated and start generating the profit, the percentage can be as same as full-fledged bank. तो NBFCs का ये रिप्रेजेंटेशन है. हालांकि जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप के जो भी सजेशंस आए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द सजेशंस एक्सपर्ट एक कह रहे हैं जैसे कि कॉर्पोरेट एंट्री बैंकिंग इंडस्ट्री में अलाउ कर देना, इसको छोड़ करके बाकी और जितने सजेशंस हैं ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सजेशंस बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जिसमें से ये एक सजेशन तो ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा जिसमें NBFCs को, जो लीडिंग NBFCs हैं जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ से ज़्यादा का असेट है, उनको बैंक्स में कंसीडर करने का ऑप्शन ज़रूर एक्सप्लोर किया जाएगा. एंड एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, इफ़ regulator that is RBI allowed this relaxation or exemptions to
non-banking financial companies in case of CRR or SLR, then this move will benefit some of the large NBFCs such as HDFC, Bajaj Finance, Tata Capital, Shriram Capital and Mahindra फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यही सारी कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, जो कि इंस्पायर हैं अपने आप को बैंकिंग कंपनीज में, फुल फ्लेश बैंकिंग कंपनीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो मोर लाइकली हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं सारी, हो सकता है इनमें से कुछ ने ही ये रिप्रेजेंटेशन किया हो बैंकिंग रेगुलेटर के सामने। तो अब यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है व्हाट इज़ CRR एंड व्हाट इज़ SLR। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में CRR और SLR क्या होता है और करंटली कितना प्रेवलेंट है ये बताएंगे। मैं इस न्यूज़ में डिस्कस कर लेती हूँ कि CRR और SLR कैसे हेल्प करता है इंडियन इकोनॉमी में ना, हाउ RBI यूज दिस CRR और SLR डेटा जनरली कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो जो RBI इम्पोज करता है जो परसेंटेज में बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें या CRR की बात करें तो जनरली इट एक्ट एज वन ऑफ द रेफरेंस रेट व्हेन डिटरमाइनिंग द बेस रेट। And base rate means the minimum lending rate below which banks are not allowed to lend the fund. And apart from this objective, there are two main objectives that CRR tries to achieve. One is CRR ensure that a part of the bank's deposit is with the RBI and is hence सिक्योर। कुछ पार्ट जो है बैंक डिपॉजिट का वो सेंट्रल बैंक के साथ है, सेंट्रल बैंक मीन्स RBI के पास है, इट मीन्स दैट इज सिक्योर। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव दैट CRR इज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। So during high inflation, the RBI, the central bank, raises the CRR to lower the bank's loanable fund. Means अगर जैसे ही RBI ने CRR बढ़ाया तो अपने डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज अब बैंक्स को RBI के पास लेंड करना पड़ेगा। अगर अपने डिपॉजिट्स का ज़्यादा परसेंटेज बैंक्स को RBI के पास लेंड करना पड़ेगा तो इट विल डिक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक, क्योंकि बैंक का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। जब कैपिटल रिड्यूस होगा तो बैंक एक कम अमाउंट का मनी उनके पास अवेलेबल होगा लोन के फॉर्म में देने के लिए। तो लोनेबल जो फंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है एज द CRR इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, बेस रेट डिसाइड करने के लिए और बैंक्स जो कोलैप्स हो जाते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के सिचुएशन से, इसलिए एक सिक्योर अमाउंट को सेंट्रल बैंक के साथ रखने के लिए कि इन केस अगर कोई बैंक कोलैप्स होता है, कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन में आता है तो उसका एक परसेंटेज CRR सेव है सेंट्रल बैंक के साथ, जिसको यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो बेसिकली CRR इस तरीके से RBI यूज़ करता है। अब यहाँ पर दूसरा टर्म है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको SLR भी बोला जाता है। So basically RBI has mandated every bank to have a specific portion of deposits in the form of liquid assets and that amount is excluding of CRR. CRR को exclude करके जितना अमाउंट बचता है उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को लिक्विड असेट्स के फॉर्म में रखना होता है। दैट पर्टिकुलर threshold or mandatory threshold is called as, and that mandatory threshold is called as SLR, statutory liquidity ratio। नाम से लग रहा है statutory means mandatory, legal, और by law liquidity मतलब लिक्विड असेट्स के फॉर्म में। सो अपार्ट फ्रॉम CRR जितना अमाउंट बचता है कैपिटल का, बैंक का कैपिटल क्या है, हम उसको ये भी बोल सकते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, NDTL, क्योंकि दोनों CRR और SLR दोनों NDTL पर ही डिपेंड करते हैं। मींस बैंक का जितना ज़्यादा NDTL होगा उस हिसाब से उनको CRR और SLR देना होगा। एक्चुअली NDTL के बेसिस के परसेंटेज के बेसिस पर CRR और SLR डिसाइड किया जाता है। RBI परसेंटेज बता देता है कि NDTL का इतना परसेंटेज आपको CRR के फॉर्म में रखना है, NDTL का इतना परसेंटेज आपको SLR के फॉर्म में रखना है। तो जाहिर सी बात है जिस बैंक का जितना ज़्यादा NDTL होगा उसका CRR उतना ज़्यादा होगा अमाउंट में, SLR भी उतना ज़्यादा होगा अमाउंट में। तो SLR बेसिकली लिक्विडिटी असेट्स के फॉर्म में आपको कुछ अपना NDTL अमाउंट रखना होता है। सो एवरी बैंक मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ कैश, gold and other liquid assets by the end of the day, and this ratio and this percentage is called as SLR.
and the Reserve Bank of India has the authority to increase this ratio by up to 40%. तो 40% तक हाई कर सकता है RBI अगर चाहे इस SLR का अमाउंट, या अगर अदर टर्म्स में हम बोले तो RBI ऑथराइज्ड है, RBI के पास पावर है कि वो कमर्शियल बैंक का अप्रॉक्सीमेटली 40% तक SLR के फॉर्म में रिजर्व कर सकता है. एंड इंक्रीज इन द SLR रेशियो कंस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ बैंक टू इंजेक्ट द मनी इनटू द इकोनॉमी. तो जैसे हम SLR बढ़ाते हैं तो बैंक की जो लोनेबल या लोन देने की कैपेसिटी होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो CRR और SLR दोनों के ही बढ़ने पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है. So RBI is also responsible for regulating the flow of money and stability of the prices to run the Indian economy. And SLR is one of its many monetary policy instrument for the same. So SLR and CRR are monetary policy instrument in order to maintain the money supply and the stability of the prices in the economy. Even SLR is also instrumental in ensuring the solvency of the banks and the cash flow into the economy. तो जाहिर सी बात है जब CRR और SLR से एग्जम्पशन मिलेगा NBFCs को तो उनके पास ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा लोनेबल फंड अवेलेबल होगा, तो वो अवेलेबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, अवेलेबल बैंकिंग कंपनी से कॉम्पीट भी कर पाएंगे और अपने बिजनेस को स्मूथली रन भी कर पाएंगे, जिसमें वो नया बिजनेस उनका होगा बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना. तो NBFCs का ये कहना है कि कोविड की वजह से ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन फेस कर रही हैं. अगर वो बैंकिंग में आना चाहती हैं NBFCs तो उनको कुछ एग्जम्पशन मिलना चाहिए सो दैट दे कैन एक्चुअली बी एबल टू कॉम्पीट विद द एग्जिस्टिंग बैंकिंग कंपनीज और एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स. सो वॉर गेमिंग स्ट्रैटेजी को अपनी एग्जीक्यूट करने के लिए NBFCs ने रिप्रेजेंटेशन किया है. And feedback to Reserve Bank expected to be swifter than deadline of January 15. तो NBFC से कन्वर्जन में जो बेसिक इशू आ रहा है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल SLR और CRR. उसी को लेकर के NBFCs ने ब्रीदर की डिमांड करी है. लेट्स सी व्हाट RBI will do further. And these are the few decisions RBI has taken in order to help the conversion of NBFCs into banks. You can go through all these decisions once. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 5. PLI expansion on table at trade meet. A wider production-linked incentive scheme and the duty remission facility are set to predominate the trade body's recommendations at the Board of Trade meeting on the foreign trade policy on Wednesday. तो आगे आने वाले 5 सालों के लिए इंडिया अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है, जिसको हम FTP भी बोलते हैं शॉर्ट में. And this 5-year policy will be crucial in the post-pandemic era as the India focused on reviving economic activities and positioning itself in reconfiguring global supply chain. जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया का जो इसमें करंट फोकस है दैट टू रिवाइव द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू develop itself as a export hub and reconfigure the global supply chain. तो जैसा कि इंडियन इकोनॉमी और हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है कि इस कोविड-19 का जो थ्रेट है इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना. इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो कि कभी भी डेवलप नहीं हो पाई और एक मिसिंग लिंचिंग पिन है इंडिया की डेवलपमेंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर, उसको दोबारा से रिवाइव करना और इंडिया को रिकॉन्फिगर करना इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, automobile parts, textile and other manufacturing sector. And for this, India is actually planning to widen its production linked incentive scheme, जिसको हम PLI स्कीम भी बोलते हैं, और इसको हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हमने प्रीवियस डिस्कशंस किए हैं, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. उनको PLI स्कीम के तहत बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं. ऐसी बेसिकली कौन सी 5 कंपनीज हैं जो कि चाइना को जिन्होंने छोड़ करके इंडिया में शिफ्ट किया है या रीलोकेट किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, जिसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने, कि हमारे यहाँ अगर वो अपने प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करती हैं, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टैब्लिश करती हैं तो उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स हॉलीडेज
और बहुत सारे लीगल एग्जम्पशंस मिलेंगे सो दैट दे कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर इन इंडिया विद लो कॉस्ट। तो अब उसी PLI स्कीम को और ज़्यादा वाइडर करने का प्रपोजल है इनटू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी trade meeting that is going to held on Wednesday. Apart from this wider production linked incentive scheme and duty remission facility, other issues such as regulating for shipping lines, doubling the Indian global export share, state specific export strategies, rising steel prices, all these will also be the prominent issues that will be discussed into the upcoming meeting that is chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. So India is all ready to leverage this post-pandemic era to develop itself as a manufacturing hub. And apart from all these internal issues, some international pact of free trade pacts and signing of those free trade pacts has also been covered under that meeting. So signing free trade pacts with European Union and RCEP का जो पैक्ट था जिससे इंडिया एक्चुअली वॉकआउट कर गया था, इनको साइन करने को लेकर के, इनके रिवाइवल को भी लेकर के डिस्कशन हो सकता है उस मीटिंग में, ऐसा एक्सपर्ट्स का जो पीपल अवेयर हैं इस पर्टिकुलर मैटर से उनका एक कहना है। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर FTA जो पॉलिसी हमारी आ रही है आगे आने वाले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आ रही है FTP, उसके बाद हम कुछ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साइन होते हुए हमें दिखें, वेदर इट इज़ बाय यूरोपियन नेशंस और बाय अदर कंट्रीज। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे बहुत सारे फ्री ट्रेड पैक्स या प्रेफरेंशियल ट्रेड पैक्स जो हैं वो ड्यू हैं, यूरोपियन नेशन से भी ड्यू है, RCEP से भी ड्यू है, इवन USA से भी ड्यू है, जो कि पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद होना था। तो अब चूँकि रिजीम चेंज हो गया है अमेरिका में और USA में, तो ये देखने की बात है क्या वो जो डील होने वाली थी इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या वो साइन हो पाती है या नहीं। And for this meeting, the Ministry of Commerce has also sought views from the stakeholder. तो पब्लिक कमेंट से पब्लिक से बहुत सारे कमेंट मांगे गए हैं इस पर्टिकुलर इशू पर कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंक्लूड किए जा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सजेशंस हैं जो पब्लिक, सिविल सोसाइटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस देना चाहते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ foreign trade policy of India for upcoming 5 years. And as per the Department of Commerce, this is the changing trend of exports and imports of India in terms of dollar billion. और जैसा कि हम देख रहे हैं, imports एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखेगा या हमें ज़्यादा ही दिखेगा। हालांकि एक्सपोर्ट में उतना ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि मेन फोकस है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन गवर्नमेंट का, कि किसी तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, स्पेशली गुड्स के केसेस में, क्योंकि सर्विसेज के केसेस में वी आर जनरली इन पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है इंडिया का, वो बेसिकली गुड्स के एक्सपोर्ट के केस में आता है। और इस बार का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें फोकस इसी चीज़ पर ज़्यादा होगा कि कैसे इंडिया एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में अपने आप को डेवलप करे और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में है उसमें किस चिप में, किस ब्लॉक में इंडिया फिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का डायरेक्ट कंपटीशन जो होगा इस बार चाइना से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश, जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उनसे इंडिया डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एक्सपोर्ट। तो जो इस बार की हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगी आगे आने वाले 5 सालों तक, उसमें किस तरह की नई स्कीम्स लाई जाएंगी, क्या क्या नए प्रोविजंस लाएंगे, दैट इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ड्रीम्स फेस टफ रियलिटी। Prime Minister Narendra Modi at 2 international fora last week said India would add over 220 gigawatts of renewable energy capacity by financial year 2022 and 250 gigawatt by financial year 2030, जिस न्यूज़ को हमने ऑलरेडी कवर किया था डिस्कशन में। बट जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द फीजिबिलिटी ऑफ दिस अनाउंसमेंट है, कितना फीजिबल है, क्या इंडिया सच में अपने जो टारगेट सेट किए थे उसने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, क्या उनको सच में अचीव कर पाएगा, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
and the industry would have lauded is insistent on having a green future both at G20 summit and the inauguration of RE Invest, but the facts on the ground tells a different story as per the experts. तो अगर हम कुछ ट्रेंड्स की बात करें तो टेंडरिंग हैज़ बीन एग्रेसिव विद 18 gigawatts of solar power projects awarded in the past 2 years by Central Agency, Solar Energy Corporation of India or SECI, but 16 gigawatt of these projects do not have a purchase power agreements, and that reveals a recent report by Central Electricity Authority, that is the technician or the technical arm of Ministry of पावर। हालांकि सोलर पावर को लेकर के इंडिया में जो सोलर पावर को लेकर जो टैरिफ रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। जो पहले 7-8 हुआ करते थे वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5, 2.3, 2.4 तक आ गए हैं टैरिफ रेट्स। लेकिन इसमें भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है कि जो 16 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो अवार्ड हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, उसमें से 16 ऐसे हैं जिनके अभी तक परचेज पावर एग्रीमेंट्स फाइनल नहीं हुए हैं। तो 18 प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए थे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल एजेंसी ने। कौन से सेंट्रल एजेंसी? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उसमें से 16 के अभी तक पावर परचेज एग्रीमेंट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। सो दिस इज द पेस बाय विच द मिनिस्ट्री ऑफ पावर और द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एक्चुअली ऑपरेटिंग। तो अभी तक ये सारे प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हैं जो कि 2 साल पहले एलोकेट किए गए थे, एंड दिस इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट्स बैक्ड बाय द सेक्टर मेजर लाइक रिन्यू पावर, ACMC सोलर, अडानी ग्रीन, सॉफ्ट बैंक एनर्जी एक्सेट्रा। तो इन बड़े बड़े हाउसेस ने, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, प्रोजेक्ट एलोकेट भी हुए थे, लेकिन एलोकेशन के बाद अभी तक उनमें से एग्जीक्यूशन की बात तो बहुत दूर की है। 16 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स डू नॉट हैव द परचेज पावर एग्रीमेंट टिल नाउ, एंड दिस इज द प्लाइट ऑफ मिशन ग्रीन। कितने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है इनकी टेंडरिंग हुई फरवरी 2020 तक, कितने अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं, कितनों का भी PPA भी साइन नहीं हुआ, नो ट्रांसमिशन एंड इन द पाइपलाइन। तो हम देख सकते हैं दिस ग्रे बार इंडिकेट्स द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड दिस लाइट ग्रे indicates the wind power projects, and according to this data approximately 1200 megawatt hybrid in pipeline। तो जिस तरह से इंडिया में रेड टेपिज्म और स्ट्रक्चरल हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स तो ग्रांट हो रहे हैं, टेंडर निकल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, बट उनका वो एग्जीक्यूशन लेवल पे कितना आ रहा है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और जब तक वो एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं आएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स टिल फाइनेंशियल ईयर 22 फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर इट इज़ अ सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर और बायोफ्यूल्स। अब देख लेते हैं आर्टिक सम other news clips। RBI may pause rate this fiscal, take call on liquidity surplus। So economists and the treasurers expect a rate pause in the monetary policy on December 4, and they are saying that the RBI will continue its accommodative stance। हालांकि रिसेंटली RBI ने कुछ स्टेप्स लिए थे जिसमें ये कह रहे थे एक्सपर्ट की जो एक्सेस लिक्विडिटी है सिस्टम में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो December 4 में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होना है उसमें मोर लाइकली RBI विल कंटिन्यू विद द एकोमोडेटिव स्टांस, एंड एकोमोडेटिव स्टांस में RBI विल कंटिन्यू विद स्टेटस को, जैसा कि अभी एकोमोडेटिव स्टांस चल रहा है कि लोन, ईजी लोन अवेलेबिलिटी, मोर मनी सप्लाई टू द मार्केट इन ऑर्डर टू रिवाइव द डिमांड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने बेसिकली एक पोल कराया था जिसमें 12 इकोनॉमिस्ट एंड बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड उसमें उनका यूनानिमस व्यू ये निकल कर आया था कि जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दैट विल कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग रेपो रेट, एंड द रेपो रेट विल बी अनचेंज एट 4%। तो ये सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था इस पोल में जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने एग्जीक्यूट कराया था। एंड मोर लाइकली RBI विल कंटिन्यू विद द लिक्विडिटी सरप्लस, क्योंकि इस समय इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रिवाइव द डिमांड।
आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सीरम स्यूज बैक सीक्स ₹100 करोड़ फ्रॉम कोविड ट्रायल सब्जेक्ट। अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को लेकर के जो ट्रायल के रिजल्ट्स आए थे वो सबमिट किए थे रेगुलेटर्स के सामने से। अब एक नया इशू अराइज हो गया है। उन सारे जो ट्रायल्स में जो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से एक वॉलंटियर जो कि सिक हो गया है, पता नहीं वो कोविड-19 की वजह से सिक हुआ है, बट ही एंड हिज फैमिली इज एक्चुअली क्लेमिंग दैट दिस पर्टिकुलर सिकनेस हैज़ बीन अराइव्ड बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन, जिसमें वॉलंटरी ट्रायल्स के लिए इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट किया था। और उसको लेकर के उसके बाद कई सारे हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुए। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद इट वॉज फाउंड दैट द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इंसेफेलोपैथी, एक्यूट इंसेफेलोपैथी। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये इंसेफेलोपैथी हुई है दैट वाज बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन। ऑल्दो सीरम इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि they are not sure whether this individual has been actually administered with the vaccine or the placebo. जनरली जब भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस प्लान करी जाती हैं किसी भी रिसर्च में, तो दो ग्रुप्स बनते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को वो पर्टिकुलर वैक्सीन या ड्रग एडमिनिस्टर करी जाती है। जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है उसको प्लेसिबो मीन्स एक्चुअली it's a duplicate of the original vaccine or the original drug or the original treatment, but that do not contain any active pharmaceutical ingredients in order to just give them the psychological feeling कि उनको भी कोई medicines दी जा रही है, they are being tested, but actually उनको placebo दी जा रही होती है। और बाद में उन दोनों के results compare करके किसी भी drug, medicine या treatment की effectiveness check करी जाती है। क्योंकि ऐसा जनरली माना जाता है कि जब इंडिविजुअल को पता होता है कि उस पर ट्रायल्स हो रहे हैं तो ही स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को निगेट करने के लिए दो ग्रुप बनाए जाते हैं और एक को एक्चुअल वैक्सीन दी जाती है, एक्चुअल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और दूसरे को फॉल्स ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको हम प्लेसिबो भी बोल सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि दैट वी आर एक्चुअली नॉट श्योर कि इसको प्लेसिबो, इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्लेसिबो दिया गया था कि एक्चुअल वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। बट जो टेस्ट रिवील्स कर रहे हैं जिस तरह से उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स का ये कहना, जो डॉक्टर्स उनका ये कहना है कि इसको वैक्सीन ही एडमिनिस्टर करी गई थी। एंड आफ्टर दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, इंडिविजुअल स्टार्ट डेवलपिंग द हेडेक, nausea, vomiting, and that individual has gone for a number of tests, MRI scans, and shifted to ICU. After the discharge or release after 11 days, the discharge summary of that person indicates that he is actually suffering from acute encephalopathy. और उसको लेकर के इंडिविजुअल ने, उसकी लॉ फर्म ने और उसकी फैमिली ने स्यू किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फॉर 5 करोड़ पेनाल्टी ऑफ फाइन और डैमेज। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो अपना बयान दिया उसमें ये कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगेन स्यू करेगा उस इंडिविजुअल पर फॉर ₹100 करोड़ कि उसने इस इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन को और जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको वायलेट किया है। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का ये कहना है इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रूव वेदर दिस एक्यूट इंसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय दिस वैक्सीन ओनली। इंडिविजुअल को पहले से नहीं था, ये कहीं से भी कोई क्लियर नहीं है। तो सीरम इंस्टीट्यूट इज अगेन गोइंग टू sue back to this individual for ₹100 करोड़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपर्ट स्केल अप फुल ईयर जीडीपी फोरकास्ट ऑन Q2 डेटा। तो जो Q2 का डेटा रिलीज होने वाला है उसको लेकर के बहुत सारे जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं जस्ट लाइक मोतीलाल ओसवाल, केयर रेटिंग एंड अदर क्रेडिट रेटिंग और research based firms are now actually gearing up to forecast the GDP data for the full year for Indian economy. So analysts have started revising upward their projections for India's economic performance in the current fiscal year, that is fiscal year 2021. और जैसा कि हम सभी को पता है Q1 में इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 23.9% से। While the economy will still see a fall in financial year 21, it is likely to be less pronounced than what experts have actually forecasted earlier. तो बहुत सारी जो फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं, फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड रिवाइजिंग देयर डेटा एंड दिस इज द
figure that actually indicate the before quarter 2 GDP data and after quarter 2 GDP data by number of projection of forecasting companies. As we can see, Motilal Oswal Research has revised its forecast from 6.5% to 7.5%, CARE rating from 8.2 to 7.7%, ICRA फ्रॉम 11% टू 9%. तो अगर हम देखें तो बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, फोरकास्टिंग एजेंसीज, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस किया, कॉन्ट्रैक्शन का फोरकास्ट रिड्यूस किया है, बट कुछ हैं ऐसी भी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन का फोरकास्ट इंक्रीज़ कर दिया है. मे बी उनका रीज़न शायद ये हो कि जिस तरह से लोकलाइज लॉकडाउन फिर से बढ़ रहे हैं, कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है, तो हो सकता है उसके बाद क्वार्टर 2 और या जो फुल फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फोरकास्टेड डेटा. तो इसमें भी रेटिंग एजेंसीज आर एक्चुअली डिवाइडेड. कुछ ने तो कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया है अपने प्रीवियस फोरकास्ट के कंपैरिजन में, कुछ ने बढ़ा दिया है. तो एक्चुअल डेटा कैसा होगा, दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द quarter 3 and quarter 4 results. So that's all for today, student. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchKitten on Facebook. The link for the same has been given on description box. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.